नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां महिलाओं का विशेष टीकाकरण अभियान कल से 75 जिलों में शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि 75 जिलों में पिंक बूथ बनाए गए हैं। इन पिंक बूथ पर सिर्फ महिलाओं का टीकाकरण होगा। आपको बता दें कि पिंक बूथ पर तैनात महिला कर्मचारी होंगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां महिलाओं का विशेष टीकाकरण अभियान कल से शुरू होगा। आपको बता दें कि 75 जिलों में पिंक बूथ बनाए गए हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का टीकाकरण होगा और इन पिंक बूथ पर सिर्फ और सिर्फ महिला कर्मचारी ही तैनात होंगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां महिलाओं का विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, कल से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश के 75 जिलों में पिंक बूथ बनाए गए हैं। इन पिंक बूथ पर सिर्फ और सिर्फ महिला कर्मचारियों की तैनाती होगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से महिलाओं के टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। इसके तहत महिलाओं के टीकाकरण के लिए अलग से टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिला कर्मचारी इन पिंक बूथों पर तैनात होंगी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का ही टीकाकरण होगा। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां कल से पिंक बूथ का प्रदेश के 75 जिलों में शुरुआत होगी। आपको बता रहे हैं इन बूथों पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का टीकाकरण होगा और इन केंद्रों पर सिर्फ और सिर्फ महिला कर्मचारी ही तैनात रहेंगी। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां कल से प्रदेश में विशेष टीकाकरण अभियान शुरू होगा। इसके तहत पिंक बूथ बनाए गए हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का टीकाकरण होगा। आपको बता दें कि इन टीकाकरण केंद्रों पर सिर्फ और सिर्फ महिला कर्मचारी ही तैनात रहेंगी और यहां पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का टीकाकरण होगा। आपको बता दें कि महिलाओं के टीकाकरण के लिए प्रदेश सरकार ने नया कदम उठाया है। अब प्रदेश के 75 जिलों में महिलाओं के टीकाकरण के लिए पिंक बूथ बनकर तैयार हो गए हैं और कल से इन पिंक बूथों पर महिलाओं का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां सीएम योगी ने 2 बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में सीएम योगी बैठक करेंगे। शाम 6:30 पर और शाम 7 बजे तक निजी विश्वविद्यालयों को लेकर बैठक होगी। वहीं गृह विभाग के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां सीएम योगी ने आज 2 महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। सीएम योगी पहले निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में बैठक करेंगे। ये बैठक शाम 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक चलेगी, जिसके बाद गृह विभाग के साथ सीएम योगी महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां सीएम योगी ने 2 महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि सीएम योगी पहले निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में बैठक करेंगे। ये बैठक शाम 6:30 बजे से शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक चलेगी, जहां निजी विश्वविद्यालयों को लेकर सीएम योगी बैठक करेंगे। उसके बाद गृह विभाग के साथ सीएम योगी महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। आपको बता दें शाम 7 बजे से 8 बजे तक सीएम योगी बैठक करेंगे और 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर सीएम योगी महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। आपको बता दें सीएम योगी निजी विश्वविद्यालयों को लेकर अपने मुख्यमंत्री आवास से बैठक करेंगे। ये बैठक शाम 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक चलेगी। इसके बाद सीएम योगी गृह विभाग के साथ बैठक करेंगे और ये बैठक अपने मुख्यमंत्री आवास पर करेंगे। ये बैठक शाम 7 बजे से 8 बजे तक चलेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ लखनऊ से आसिफ बेग जुड़ चुके हैं। आसिफ, सीएम योगी बैठक करेंगे निजी विश्वविद्यालयों के साथ और गृह विभाग के साथ, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, अलका बता दूं कि सीएम योगी
आदित्यनाथ की 2 बैठकें महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसको लेकर जो है तो काफी अहम फैसला भी आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से स्कूल कॉलेज बंद है और कॉलेज स्कूलों को खोलने के लिए लगातार जो है अभिभावक भी जो है मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है इस बैठक में यह भी निर्णय लिया जा सकता है कि किस आधार पर जो बंद पड़े स्कूल हैं और जो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है, उसको लेकर जो है अहम फैसला लिया जाएगा। इसके लिए रायशुमारी भी की जाएगी और रायशुमारी के बाद जो है यह निर्णय यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे कि जो विद्यालय बंद हैं उनको किस तरह खोला जाए। वही दूसरी बैठक जो 7 बजे से 8 बजे तक सीएम योगी करने वाले हैं, यह भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर जो है यूपी सरकार जो है लगातार फ्री रहती है। इसको लेकर यूपी सीएम जो है गृह विभाग के महत्वपूर्ण जो अधिकारी हैं उनसे फीडबैक लेंगे, क्योंकि सूत्रों का यह भी कहना है कि कानून व्यवस्था को लेकर कई जिलों के कप्तानों पर भी गाज गिर सकती है। इसको लेकर भी चर्चा होगी। कई जिलों के डीएम जो हैं उन पर भी कार्रवाई को लेकर चर्चा की जाएगी और इस बैठक के बाद ही हालांकि तय होगा कि क्या रुख यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का रहता है। बहरहाल दोनों बैठकें महत्वपूर्ण हैं और इसमें काफी अहम फैसला आ सकता है। जी बिल्कुल आसिफ, ये देखने वाली बात होगी कि सीएम के बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से है, जहां यूपी में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने 78 करोड़ की धनराशि जारी की है। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां यूपी में सड़कों के हालात को सुधारने के लिए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने 78 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। आपको बता दें कि प्रदेश के 8 जिलों को इस धनराशि से फायदा मिलेगा। लखीमपुर, कन्नौज, गाजीपुर, बस्ती, फिरोजाबाद, बाराबंकी, मथुरा और बहराइच शामिल हैं, जिन्हें इस धनराशि का फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि बांदा बाईपास का चौड़ीकरण और मरम्मत का कार्य चल रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां यूपी में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने 78 करोड़ की धनराशि जारी की है। आपको बता दें कि प्रदेश के 8 जिलों को इस धनराशि का फायदा मिलेगा। लखीमपुर खीरी, कन्नौज, गाजीपुर, बस्ती, फिरोजाबाद, बाराबंकी, मथुरा और बहराइच इनमें शामिल हैं। आपको बता दें कि बांदा बाईपास का चौड़ीकरण और मरम्मत का कार्य चल रहा है। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश की सड़कों के हालात सुधारने के लिए 78 करोड़ की धनराशि जारी की है, जिसके तहत अब प्रदेश की सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण का काम किया जाएगा, जिनमें 8 जिलों का फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि इनमें लखीमपुर खीरी, कन्नौज, गाजीपुर, बस्ती, फिरोजाबाद, बाराबंकी, मथुरा और बहराइच शामिल हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ आसिफ बेग फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ बेग, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सड़कों के निर्माण के लिए 78 करोड़ की धनराशि जारी की है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यूपी सरकार लगातार जो है विकास कार्यों को लेकर बैठक भी करती रहती है और चिंतित भी रहती है। इसी क्रम में जो है यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने 78 करोड़ रुपए की धनराशि जो है जारी की है और इससे जो है प्रदेश के 8 जिलों को फायदा मिलेगा। यूपी डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने राज्य की सड़कों के चौड़ीकरण और मरम्मत के लिए 78 करोड़ 28,60,000 रुपए की धनराशि जारी की है। इसमें जो है 8 जिलों को खासतौर पर फायदा होगा, जिसमें लखीमपुर खीरी, कन्नौज, गाजीपुर, बस्ती, फिरोजाबाद, बाराबंकी, मथुरा और बहराइच शामिल है। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश भी जारी कर दिया गया है और शासनादेश के मुताबिक यूपी के प्रमुख अभियंता
अध्यक्ष लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है कि यह कार्य चालू करने के लिए जो है इसमें तेजी लाए और जो आय व्यय होना है उसका भी डाटा अपने पास रखें। वहीं ललितपुर, लखनऊ, बांदा और मथुरा में चल रहे बाईपास, फ्लाईओवर आदि के लिए एक निर्माण कार्य के लिए 41 करोड़ 9 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। इससे जो है माना जा रहा है कि जो सड़कों की खराब दशा है उसमें काफी सुधार भी आ जाएगा और साथ ही साथ जो है काफी चौड़ीकरण का जो मामला चल रहा था सड़कों के उस पर भी काम शुरू होगा। और कुल मिलाकर बात अगर करें डिप्टी सीएम के निर्णय की तो काफी सराहनीय माना जा रहा है। आसिफ, क्या नहीं लगता कि 78 करोड़ की धनराशि से यूपी सरकार अपनी वोट बैंकों के मन के गड्ढों को भरना चाहती है जो कोरोना काल में लोगों को मिले हुए हैं, क्योंकि चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं और ऐसे में सरकार बड़ी धनराशि खर्च कर रही है सड़कों के गड्ढों को पाटने के लिए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस तरह से यूपी सरकार कोरोना काल में काफी घिर गई थी। अस्पताल में व्यवस्था नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और न ही बेड मिल रहे थे। यहाँ तक कि शमशान घाट में ही लोगों को लंबी लाइन लगानी पड़ी थी, जिससे जो है खासा आक्रोश यूपी में लोगों के मन में सरकार के प्रति था। और इसको लेकर जो है सरकार का फीडबैक भी लगातार चल रहा था। और सबसे बड़ा पहलू यह भी है कि पंचायत चुनाव में भी काफी शिकस्त बीजेपी को झेलनी पड़ी। माना जा रहा है कि जो तैयारियां थी, कोरोना में लोग परेशान हुए, उसका खामियाजा जो है यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ा। हालांकि लगातार जो है प्रदेश सरकार पर आरोप भी लगते आ रहे थे कि जो है बीजेपी सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रह जाती है, चुनाव के बाद इनके जो नेता हैं गायब हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो है जो विकास कार्य है, जन सुविधा संबंधित जो भी काम है उसको जो है पूरा करने के लिए वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जो वादे पूरे नहीं किए होते हैं। और इसका जो है एक जो है बिल्कुल आसिफ, अब ये देखने वाला आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये 78 करोड़ रुपए जो हैं वो सरकार बीजेपी और जनता के बीच की खाई कितना पाटने में कारगर हुए। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां बिजली विभाग के जेई का रिश्वत मांगते हुए ऑडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि कनेक्शन का एस्टिमेट बनाने के नाम पर यह रिश्वत ली जा रही थी। रजबपुर बिजली घर के जेई रत्नेश कुमार का रिश्वत मांगते हुए ऑडियो वायरल हो रहा है। खुलेआम घूस मांग रहे बिजली विभाग के जेई रत्नेश। अमरोहा के रजबपुर के बिजली घर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको अमरोहा से दे रहे हैं, जहां बिजली विभाग के जेई का रिश्वत मांगते हुए ऑडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कनेक्शन का एस्टिमेट बनाने के नाम पर यह रिश्वत मांगी जा रही थी। रजबपुर बिजली घर के जेई रत्नेश कुमार का रिश्वत मांगते हुए ऑडियो अब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। खुलेआम जेई घूस मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अमरोहा के रजबपुर के बिजली घर का यह पूरा मामला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इकबाल अंसारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इकबाल, जेई का घूस मांगते हुए ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ अपडेट? जी रोहित, मैं आपको बता दूं कि जनपद अमरोहा के रजबपुर बिजली घर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक आदमी कनेक्शन का एस्टिमेट बनाने के लिए बात करता है और जो जेई हैं बिजली विभाग के रत्नेश कुमार, वो एस्टिमेट बनाने के नाम पर खुलेआम रिश्वत मांगते हैं। लेकिन इस तरह की पूर्व में भी खबरें आती रहती है, लेकिन अधिकारी लेवल से अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार सरकारी आदमियों के घूस मांगने की वीडियो वायरल होती है, ऑडियो वायरल होती है। क्या कुछ किया गया है इकबाल? जिस तरीके से रत्नेश का वीडियो, जेई रत्नेश का वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है, इस मामले में प्रशासन का क्या कुछ कहना है? आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस मामले में? आला अधिकारी केवल एक ही बात कहते हैं कि हम इसके ऊपर जांच चला रहे हैं, जांच कराने के बाद इसमें जो भी उचित कार्रवाई होती है वो की जाएगी। लेकिन अब इसकी जांच पूरी होती नहीं है और
अधिकारी जो है, सरकारी कर्मचारी, वो बराबर रिश्वत मांगते रहते हैं, गरीब लोगों का शोषण होता रहता है। तो आखिर इस तरीके से कब तक चलता रहेगा? अभी तक इसमें अधिकारियों का यही कहना है कि हमारी नॉलेज में नहीं है, और हमारी नॉलेज में आएगा हम बात करेंगे, इस पर जांच कराएंगे और जांच के बाद कार्रवाई कराएंगे इसके ऊपर। लेकिन आखिर इसके ऊपर कार्रवाई कब हो पाएगी? इस तरह की लगातार खबरें सामने आती रहती, कब होगी इनके ऊपर कार्रवाई? बिल्कुल, ऐसे मामलों में कार्रवाई ना होने से लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां प्रॉपर्टी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। आपको बता दें कि विवाद में फायरिंग करने का भी आरोप है। वहीं मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को उठाकर कोतवाली लेकर आई है। खुर्जा के मुराद खेड़ा चौराहे के पास स्थित मार्केट का मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बुलंदशहर से दे रहे हैं, जहां प्रॉपर्टी के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। आरोप यह भी है कि विवाद के दौरान फायरिंग भी हुई। इस मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने कोतवाली उठाकर लाई है। खुर्जा के मुराद खेड़ा चौराहे के पास स्थित मार्केट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता कदीम खान जुड़ चुके हैं। कदीम, दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है, क्या कुछ अपडेट है? जी मैडम, आपको बता दें कि ये बुलंदशहर के खुर्जा नगर का मामला है मैडम, और जो कि प्रॉपर्टी के विवाद में दोनों पक्षों में जो कि आपस में जमकर लाठी डंडे चले हैं मैडम। और आपको बता दें कि आपस के विवाद में यहाँ पर बताया जा रहा है कि विवाद में फायरिंग का भी आरोप है एक दूसरे पर, की फायरिंग भी हुई है, जिसमें मारपीट में करीब आपको बता दें आधा दर्जन लोग जो कि घायल बताए जा रहे हैं। और मौके पर वहीं पुलिस पहुंची थी, जो कि सूचना मिली थी, सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को उठाकर कोतवाली लाई थी। और जो कि आपको बताते हैं बुलंदशहर नगर के खुर्जा के मुड़ा खेड़ा चौराहे के पास जो कि मार्केट है, बीकानेर की जो दुकान है, वहाँ का ये मामला है मैडम। फिलहाल धन्यवाद कादिम खान इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। जी थैंक यू। इस वक्त की बड़ी जानकारी बिजनौर से है। आपको बता दें कि पुलिस ने छापा मारकर एक शिकारी को गिरफ्तार किया है। 12 बोर की 2 बंदूकें, 5 जिंदा कारतूस बरामद किया है। वहीं 50 किलो जंगली माहे का मीट और काटने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। मौके से 2 शिकारी फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। शरकोट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बिजनौर से दे रहे हैं, जहां पुलिस ने छापामार कार्रवाई करके एक शिकारी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 12 बोर की 2 बंदूकें, 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और साथ ही 50 किलो जंगली माहे का मीट और काटने के उपकरण बरामद किए हैं। मौके से हालांकि 2 शिकारी फरार हो गए। पुलिस ने पकड़े गए शिकारी के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। शरकोट थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हरदोई से है, जहां शौच के लिए गई किशोरी युवती हवस का शिकार बन गई। आपको बता दें कि गांव के ही रहने वाले युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। ममेरे भाई की शादी में युवती शामिल होने आई थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पीड़ित युवती का मेडिकल कराया है। साथ ही आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। संडीला कोतवाली क्षेत्र के रहने वाली पीड़िता बताई जा रही है। अतरौली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको हरदोई से दे रहे हैं, जहां शौच के लिए गई किशोरी हवस का शिकार हो गई। गांव के रहने वाले एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। आपको बता दें कि ममेरे भाई की शादी में शामिल होने आई थी युवती के पिता के तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल चेकअप कराया है और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संडीला कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता बताई जा रही है, जबकि अतरौली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुलकित
फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुलकित, युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी है और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के तरफ से? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि अतरौली थाना क्षेत्र के गांव का मामला है, जहां युवती अपने ममेरे भाई की शादी में आई थी और वो जो है देर शाम शॉप के लिए खेत में जा रही थी। यहाँ जो एक युवक द्वारा उसको अपनी हवस का शिकार बनाया गया है। युवती के जो है हवस का शिकार बनने के बाद उसने अपने आप लेकर अपने पिता को बताया और थाने में जाकर पूरे मामले की तैयारी की है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं पीड़ित का मेडिकल भी कराया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद पुलकित इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां आलमबाग सिंगार नगर के निरंकारी आश्रम में वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि महापौर संयुक्ता भाटिया ने वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया है। वैक्सीनेशन कराने आए युवाओं और बुजुर्गों की हौसला अफजाई भी इस दौरान महापौर ने की है। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से दे रहे हैं, जहां आलमबाग सिंगार नगर के निरंकारी आश्रम में वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया है। महापौर संयुक्ता भाटिया ने वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया। इस दौरान महापौर ने वैक्सीनेशन कराने आए युवाओं और बुजुर्गों की हौसला अफजाई भी की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको महाराजगंज से दे रहे हैं, जहां दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है और 14 लोग इस संघर्ष में घायल हो गए। आपको बता दें कि दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों में हुई मारपीट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाराजगंज कोल्हुई थाना क्षेत्र के ग्राम सभा गुरचिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको महाराजगंज से दे रहे हैं, जहां दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस हमले में 14 लोग घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों पक्षों में हुई मारपीट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाराजगंज कोल्हुई थाना क्षेत्र के ग्राम सभा गुरचिया का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता ब्रिज किशोर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रिज किशोर, दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है, 14 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई कर रही है? जी मैम, आपको बता दें कि कोल्हुई थाना क्षेत्र के ग्राम सभा गुरचिया में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच कर रही है। उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज किशोर इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां पति पत्नी के विवाद में पति ने मौत का रास्ता चुन लिया। आपको बता दें कि विवाद इतना बढ़ गया कि पति मरने की धमकी देकर बिजली के खंभे पर चढ़ गया, जहां 11,000 वोल्ट बिजली के खंभे में चढ़कर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि आर्थिक तंगी के कारण दोनों के बीच विवाद हो रहा था। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के सादुल्लालपुर की घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको नाव से दे रहे हैं, जहां पति पत्नी के बीच विवाद में पति ने मौत का रास्ता चुन लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि पति मरने की धमकी देकर बिजली के खंभे पर चढ़ गया। 11,000 वोल्टेज बिजली के खंभे में चढ़कर पति ने आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आर्थिक तंगी की वजह से पति पत्नी में आए दिन विवाद होता था, जिसके बाद पति ने आत्महत्या कर ली। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के सादुल्लापुर की घटना बताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता भानु चंदेल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भानु, पति पत्नी के विवाद में पति ने आत्महत्या का रास्ता अपनाया है, क्या कुछ अपडेट?
जी अलका, बिल्कुल बताना चाहूंगा। आपसी दंपत्ति विवाद में आर्थिक तंगी को लेकर के अक्सर पति पत्नी में विवाद हुआ करते थे। विवाद इतना बढ़ा, ये मामला कल का है कि पति ने पत्नी से कहा कि ज्यादा वो झगड़ा विवाद करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन पत्नी ने उस बात को मजाक समझा। पति आक्रोशित होकर के आत्महत्या करने के लिए उसने बिजली के खंभे 11,000 वोल्टेज की लाइन के ऊपर चढ़ करके वहां पर बैठ गया, और दुर्भाग्य यह था कि उसके कहना सच हो गया। उस वक्त उस बिजली के लाइन में जो 11,000 वोल्टेज लाइन है उस पर सप्लाई जारी थी, और उसकी वजह से तार की चपेट मारने से उसकी उसी खंभे में चिपक कर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा हुआ है। अलका, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भानु चंदेल इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां खुदागंज थाना क्षेत्र के गांव देवपुर नई बस्ती निवासी शहाबुद्दीन का बेटा 18 साल का आसिफ, जाहिर का बेटा 19 वर्षीय पुत्र नजीर और साबिर अली 19 साल का बेटा आसिफ आपस में दोस्त थे। शनिवार शाम करीब 4 बजे तीनों नाजिर की बाइक पर बगैर कुछ बताए घर से निकल गए थे। देर शाम तक घर नहीं लौटे तो घर वालों ने चिंता जताई। परिजनों के काफी तलाशने के बावजूद तीनों का कुछ पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी गई। रविवार तड़के परिजन फिर तलाश में निकल पड़े। इसी बीच उन्हें एक बाइक पर 3 युवकों के देहवा नदी की ओर जाने का पता चला। परिजन खिरिया गांव के पास देहवा नदी के किनारे पहुंचे तो वहां बाइक खड़ी मिली, वहीं तीनों युवकों के कपड़े रखे मिले। परिजनों की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने आसपास के गांव से गोताखोर बुलाकर नदी में युवकों की तलाश शुरू कराई। सुबह 8 बजे के करीब आसिफ का शव बाइक खड़ी होने के स्थान से करीब 1 किलोमीटर दूरी झाड़ियों में फंसा हुआ मिला। इसके करीब 3 घंटे बाद नाजिर का शव मिला। अपराह्न करीब 3:30 बजे आसिफ का शव घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूरी पर मिला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, 3 बच्चे नदी में डूब गए, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, बहुत ही दर्दनाक घटना है। थाना खुदागंज क्षेत्र के एक गांव का मामला है, जहाँ के 3 जो युवक थे वो अपने घर में बता के गए थे कि हम घूमने जा रहे हैं। घूमते घूमते नदी के किनारे पहुंचे और नदी में नहाने के लिए उतरे। वहां इन्होंने कपड़े उतारे और नदी में नहाने लगे, लेकिन और डूबने से उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद में एक का शव जब खिरिया गांव के समीप मिला तो ग्रामीणों ने सबको देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची, पुलिस ने शनाख्त की। शनाख्त में वो व्यक्ति जो नाजिर नाम का था वो बताया गया। उसके बाद में और जब परिजन आए तो उन्होंने बताया 2 लड़के और उनके साथ में थे और काफी छानबीन की गई तो फिर 2 लोगों के और सब बरामद हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। ये थाना खुदागंज के ग्राम दीपपुर के रहने वाले 3 युवक थे। ये कल शाम को अपनी बाइक से निकले और खिरिया गांव के पास, जहाँ नदी थोड़ी गहरी है देवा नदी में, वहाँ पे जाकर इन्होंने नहाया। देर शाम तक घर नहीं आए, घर वालों ने ढूंढा। सुबह पता लगा, पुलिस को सुबह 8 बजे सूचना मिली, मौके पर तुरंत पहुंच गए। एक युवक का शव जल्दी बरामद हो गया था, बाकी 6 गोताखोरों की टीम लगा के तलाश कराई। तीनों युवकों के शव बरामद हुए हैं और इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अगली खबर संभल से है, जहां महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संभल के थाना बनिया ठेर क्षेत्र के गांव भुलाबई का मामला है। बता दें कि भैंस बांधने गई महिला के साथ दबंग परिवार ने जानलेवा हमला किया। गांव की सड़क पर बंद रहे पशुओं को लेकर विवाद हुआ था। पीड़ित महिला सहित पति ने थाने बनिया ठेर में शिकायत की, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। थाने में शिकायत दी है? पुलिस ने कोई कार्रवाई करी है अभी ना? पहले कराई तो ऐसे क्या सुन के। अच्छा, ये कौन लोग हैं जो मार रहे थे, क्या नाम है? ये मुसलमान लोग हैं। नाम क्या है इनका? एक का नाम भूरे है और एक का नाम आकिल है और एक का नाम पप्पू है। उनकी घरवाली तीनों की और तीनों के बच्चे साहब। और मैं काम करता हूँ। मैं तो कोई नहीं, हम तो दोनों आदमी हैं और बस हम बच्चे हैं।
वहीं गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन के आज से लॉकडाउन खत्म करने के आदेश के बाद जिले की सड़कों, बाजारों, मेट्रो में रौनक एक बार फिर लौट आई है। दुकान और बाजार दोबारा खुलना शुरू हो गए हैं। वहीं नोएडा के निठारी गांव में ऑटोमोबाइल के पार्ट्स की बिक्री करने दुकानदार खुश नजर आ रहे हैं। मरम्मत करने वाले भी अपनी दुकानों में नजर आए। अपनी दुकानों के बाहर 2 गज की दूरी के लिए गोला बनाते हुए भी दुकानदार नजर आए। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली। मोबाइल की दुकान जो लॉकडाउन में बंद रही, उनके दुकान मालिकों ने भी अपना अनुभव साझा किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरिशंकर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरिशंकर, नोएडा में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या कुछ है बाजारों के हालात, बताइए। जी बिल्कुल सुबह जी, आपको बता दें कि बाजारों में रौनक लौटी है और दुकानदार काफी खुश नजर आ रहे हैं। कुछ दुकानदारों से बात हुई है तो उन्होंने अपने आप ये साझा किया अपना अनुभव। बोलते हैं कि आज काफी दिनों बाद, ये 30 से 40 दिन के बीच जो लॉकडाउन था, हम घर पे थे और कुछ लोग बता रहे हैं कि योगा कर रहे थे, खाना पीना कर रहे थे, बच्चों के साथ समय बिता रहे थे। उनका कुछ ये भी मानना था कि कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में भी चले गए थे। बस जैसे आज दुकान खुला और अपनी दुकान पे वापस आए, काम का चालू किया, लोग वहाँ आ रहे हैं, पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और बहुत अच्छे मिजाज में दिख रहे हैं। कहते हैं कि एक तरीके से त्योहार है हमारे लिए। जी हरिशंकर, के अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लोगों की तरफ से एहतियात किस तरीके के बरते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, दुकानदार जो बोलते हैं, जिनसे बात हुई, बता रहे हैं कि हम पूरी तरीके से मास्क, सैनिटाइजर और गोला बना करके लोगों को अपने पास ला रहे हैं, बुला रहे हैं। जो भी आते हैं हम कम से कम लोगों को अपने पास आने देते हैं और उनको ज्यादा ये चीज बताते हैं कि आप अगर किसी काम से आ रहे हैं तो हमसे उचित दूरी बनाकर बात करें और पूरी तरीके से पालन करें कोरोना की गाइडलाइन का। जी बहुत बहुत धन्यवाद हरिशंकर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। घर पे रहूँ, योगा किया, खूब आराम से टीवी देखा, जेठालाल देखा। अच्छा, हम नहीं आए भैया दुकान खोलने के लिए। बाकी नियम और कानून देखा जाए, निर्देश जो दिए हुए हैं उसके तहत आप क्या क्या पालन कर रहे हैं? हम तो ये सभी पालन कर रहे हैं। हमने देखो पन्नी लगा रखी है, फिर मास्क पहनते हैं। लड़का है, कोई है नहीं, दूसरा हमारे साथ ही नहीं, दो ही जने हैं बस दुकान में। तो भीड़ भाड़ है ही नहीं हमारे यहाँ पे। उसमें घर ही रहे, टीवी देखा है, खाना खाया है। आज सरकार ने आदेश पारित कर दिया है, लॉकडाउन खुल गया है, क्या आपको महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, घर से बाहर निकले। वहीं नोएडा में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद शहर की आर्थिक गतिविधियां एक बार फिर शुरू हो गई हैं। अनलॉक के तहत अब कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित बाजारों और दुकानों को खोला जा रहा है। वहीं दिल्ली नोएडा की रफ्तार कहे जाने वाली मेट्रो आज से एक बार फिर अपने ट्रैक पर दौड़ रही है, जिससे दिल्ली नोएडा आने जाने वालों को बड़ी राहत मिली है। यात्रियों का कहना है कि मेट्रो के शुरू हो जाने से दिल्ली नोएडा सफर करने वालों के लिए सफर करना आसान हो जाएगा। मेट्रो बंद होने से दिल्ली नोएडा सफर करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नई नोएडा की सबसे पॉश मार्केट कहे जाने वाले नोएडा सेक्टर 18 के मार्केट में एक बार फिर रौनक लौट आई है। पहले के मुकाबले सड़कों पर उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन अनलॉक होने के बाद लोगों की आवाजाही सड़कों पर बढ़ गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लॉकडाउन में खाली पड़ी सड़कें आज पूरी तरह गाड़ियों से भरी हुई नजर आ रही हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या कहते हैं, मेट्रो खुलने से तो बहुत ही आराम होती है। वैसे बड़ी परेशानियाँ होती हैं, मेट्रो खुलने से बहुत ही आराम होता है। काफी दिनों के बाद मेट्रो खुली है। काफी दिनों के बाद मेट्रो खुली है। अब क्या कहते हैं, जा रहे हैं। कहाँ जाते हैं आप? हम दिल्ली जाते हैं रोजाना। लेकिन अब जब मेट्रो नहीं थी तो फिर कैसे करते? अभी घर पे बैठे थे। अच्छा, क्या करते हैं वहाँ पर? नौकरी करते हैं, प्राइवेट दुकान करते हैं। तो सावधानी बरतने के क्या क्या इंतजाम है मेट्रो की तरफ से? मेट्रो की तरफ से तो सैनिटाइजर वगैरह है, तो हम अपना सैनिटाइजर लेके चल रहे हैं। अपनी सेफ्टी अपने आप पे डबल मास्क लगा रखा है। काफ़ी पहले मुश्किलें हो गई थी, यहाँ पे दुकानें खुली नहीं थी, रेफ्रिजरेटर की दुकानें, हम लोग आते थे, हमें कई बार वापस जाना पड़ता था। लेकिन अब काफ़ी चीज़ें खुल गई हैं, तो अब लगता है कि अब काफ़ी चीज़ें अब सही हो जाएंगी। अब तो मेट्रो भी खुल गई है, तो आना जाना और आसान हो जाएगा।
अलीगढ़ जिले में जहरीली शराब कांड के बाद कन्नौज जनपद का पुलिस आबकारी विभाग जहरीली शराब को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। दोनों ही विभाग जिले में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ताबड़तोड़ शराब की दुकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम कच्ची शराब बनाने वाले शराब माफियाओं के ठिकानों को तहस नहस करने में जुटे हैं। अभियान के दौरान दोनों विभागों की टीमों को बड़ी सफलताएं हाथ लगी हैं। टीमों ने दर्जनों कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट कर दिया, हजारों लीटर लहन सैकड़ों लीटर कच्ची शराब को बर्बाद किया है। साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है। अभियान के दौरान आज तिरवा इलाके में आबकारी निरीक्षक अमित कुमार निर्मल सीओ तिरवा ने कई शराब की दुकानों का निरीक्षण कर दुकानों का स्टॉक मिलान किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्र प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश, अलीगढ़ में शराब से मौतों के बाद प्रशासन अब सख्त हो गया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड के बाद कन्नौज प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। आपको बता दें, आबकारी विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम शराब की दुकानों पर चेकिंग कर रही है। वहीं शराब की बोतलें के बाहर कोड चेक कर रही है। वहीं सीओ तिरवा पत्तरवा कोतवाली प्रभारी व आबकारी अधिकारी अमित कुमार निर्मल जो अवैध कच्ची शराब बनाते हैं वहां भी अभियान चला रहे। कई लोगों को जेल भी भेज चुके हैं। वहीं अभियान के दौरान तिरवा इलाके में आबकारी निरीक्षक ने सभी दुकानों का निरीक्षण किया। जी चंद्र प्रकाश, क्या लगता है जब मौतें हो जाती हैं तो प्रशासन की नींद खुलती है? अगर यही तत्परता प्रशासन और पुलिस पहले दिखाती तो शायद इतने लोगों की मौत नहीं होती। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरह से अलीगढ़ में शराब से मौतें हुई थी उसके बाद से ही पुलिस व आबकारी विभाग खाना पूर्ति के नाम से ही थोड़ी बहुत चेकिंग करता है, बारकोड चेकिंग करता है। उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में मामले चले जाते हैं मौतों के बाद। जब कहीं किसी जिले में मौत होती है उसके बाद से ही प्रशासन दूसरे जिलों में अलर्ट होता दिखाई दे रहा है। अगर पुलिस प्रशासन पहले से अलर्ट हो जाए तो इतनी मौतें नहीं हो पाए। जी चंद्र प्रकाश, अगर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहे तो ऐसी मौतों को रोका जा सकता है, ऐसे मामले नहीं नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अगली खबर जालौन से है, जहां कोंच में प्रभंजन कॉम्प्लेक्स रामगंज में वैक्सीनेशन शिविर का बीजेपी सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर एसडीएम कोंच अशोक कुमार के साथ साथ सीएचसी कोंच के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर.के. शुक्ला भी मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा सांसद भानु प्रताप वर्मा ने लोगों से अधिक संख्या में वैक्सीन लगवाने की बात कही। वहीं वैक्सीनेशन शिविर में प्रभंजन ज्वेलर्स के मालिक प्रभंजन गर्ग ने सबसे पहले वैक्सीन लगवाने वाले 3 लोगों को चांदी की शील्ड देकर सम्मानित किया। जालौन के कोंच में टीकाकरण शिविर का भानु प्रताप सांसद ने शुभारंभ किया। इस दौरान पहले 3 लोगों को टीका लगा, जिनको प्रभंजन ज्वेलर्स की तरफ से चांदी का शील्ड देकर सम्मानित किया गया। साथ ही बीजेपी सांसद ने लोगों से वैक्सीनेशन कराने की अपील भी की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता रविकांत द्विवेदी जुड़ चुके हैं। रविकांत, टीकाकरण शिविर का सांसद ने शुभारंभ किया है, क्या कुछ अपडेट है? जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज स्थानीय सांसद भानु प्रताप वर्मा जी ने प्रभंजन गर्ग ज्वेलर्स की दुकान पर एक टीकाकरण वैक्सीनेशन का उद्घाटन किया है। उन्होंने टीकाकरण पर जोर देने के लिए जनता से अपील की है। रविकांत, टीकाकरण को लेकर आम जन में क्या राय है? आम जन में थोड़ा टीका को लेकर थोड़ा मामला संदिग्ध है। कुछ लोग कहते हैं लगवाएं, कुछ लोग कहते हैं ना लगवाएं, इसको नुकसान करेगा ये है। लेकिन आज सांसद ने लोगों से यहाँ पर खुद आकर अपील की और उस वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया है
और लोगों से कहा है कि ज्यादा से ज्यादा सभी लोग वैक्सीनेशन करवाएं। बिल्कुल रविकांत, जितना ज्यादा वैक्सीनेशन होगा उतना ही लोग सुरक्षित रहेंगे। प्रशासन की तरफ से आपने कहा जिस तरीके से लोगों के मन में डर है, असमंजस की स्थिति है, टीका लगवाएं नहीं लगवाएं, ऐसे में प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार के आदेश के बाद गाजियाबाद में बाजार खुलने शुरू हो गए हैं। बाजार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। वहीं शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सरकार के फैसले से व्यापारी वर्ग में खुशी की लहर है। बाजार में सामान खरीदने आए लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही सामान खरीदते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी है, जिससे कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आकाश गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। आकाश, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, बाजारों के क्या हालात है, माहौल क्या है गाजियाबाद का? देखिए, बाजार के अंदर अभी तो फिलहाल फीका पड़ा हुआ है। जिस तरीके से आज अनलॉक की प्रक्रिया चालू हुई है, काफी समय से लॉकडाउन लगा हुआ था, व्यापारियों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। व्यापारियों को और जो कस्टमर है उन्हें भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। जो सामान है वो नहीं ले पा रहे थे, दुकानें बंद थी। जिसके बाद आज व्यापारी से हमारी बात हुई, उनके मन में थोड़ी खुशी की लहर है, क्योंकि काफी दिन से जो व्यापार बंद पड़ा था वो आज चालू हो चुका है। जिस तरीके से धीरे धीरे कस्टमर आने स्टार्ट हो रहे हैं और कस्टमर को साफ तौर पे कह दिया गया है कि मास्क लगाना है और हाथ सैनिटाइज करने हैं। जी, लोगों में किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है? लोग कितना एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं मार्केट में? देखिए, लोगों को देखा तो लोगों ने फेस पे मास्क लगाकर और दूरी बनाकर, कम दूरी और गोले बना दिए गए हैं जगह जगह दुकानों के बाहर। जिस तरीके से गोले बनाकर तो उचित दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करने के बाद ही कस्टमर को सामान दिया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश इस खबर पर जानकारी देने के लिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम रजनीश बंसल है। मैं तुराबनगर व्यापार मंडल का चेयरमैन और गाजियाबाद कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। आज से लॉकडाउन अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो गई है। जिस तरीके से मार्केट खोलने का वो दे दिया गया है आदेश, आप इसे कैसे देखते हैं और मार्केट में किस तरीके से लोग अब आ रहे हैं और किस तरीके से पालन किया जाएगा? देखिए, मार्केट को खोलना इस समय बहुत ज़रूरी हो गया था। लगातार 1.5 महीने के बाजार की बंदी के बाद व्यापारियों के सामने जीविका की समस्या थी। खाली व्यापारियों के सामने नहीं, व्यापारियों से जुड़े हुए जितने स्टाफ कर्मचारी जो हमारे यहाँ काम करते हैं उन सब के परिवार भी अब परेशान होने लगे थे। तो जीवन बचाना जरूरी है तो जीविका बचाना भी जरूरी है। इसलिए व्यापार को खोलना तो आज की आवश्यकता थी, परंतु इस समय पे हमें अपने आप में बहुत सतर्क रहना होगा। कोविड जैसी महामारी से बचाव के लिए जितने भी प्रोटोकॉल हैं, जितने भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम। यूपी में हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में विकासखंड टुंडला क्षेत्र में ग्राम पंचायत सदस्य के 277 पद रिक्त रह गए थे, जिसके लिए रविवार को विकासखंड टुंडला में नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई। प्रशासन द्वारा आज नामांकन पत्रों की समीक्षा के बाद कल सोमवार को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यानी आज नामांकन के वापस करने की तारीख है। इसके पश्चात विकासखंड टुंडला के अंतर्गत खाली पड़े 277 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 12 जून 2021 को मतदान कराया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन पूर्ण तैयारी कर चुका है। इस मौके पर विकासखंड टुंडला में उप जिलाधिकारी डॉक्टर बुशरा बानो, क्षेत्राधिकारी टुंडला अभिषेक श्रीवास्तव सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। एक्चुअली जो अभी पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें ग्राम पंचायत सदस्यों के ब्लॉक टुंडला में 277 पद रिक्त हैं। तो उन रिक्त पदों के लिए कि नामांकन प्रोसेस चल रही है, वो आज चल रही है और आज ही इनका जो समीक्षा होगी वो हो जाएगी। उम्मीदवार वापस लेने की तारीख कल है। जो अपनी उम्मीदवारी वापस लें वो कल।
वहीं यूपी के फतेहपुर जिले के मालवा थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव से अपहरण के बाद फिरौती की 20 लाख की मांग पूरी न होने पर 13 साल के बच्चे की हत्या के बाद कुएं में फेंके जाने की घटना सामने आई है। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं एसपी के मुताबिक अपहरण करने के ही दिन बच्चे के साथ पहले दोनों अभियुक्तों ने कुकर्म किया, फिर बाद में गमछे से गला घोंटकर बच्चे की हत्या कर दी और फिर बाद में उसे कुएं में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहाँ से मिली मैनुअल जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और घटनास्थल के निरीक्षण से 2 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए, जो कि पास के ही गांव के रहने वाले थे। और इसमें जो प्राइम एक्यूज्ड है राम किंकर, इसका अपहृत युवक के घर पर काफ़ी आना जाना था और वो पूरे कॉन्फिडेंस में थे। इनको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया है और इनके द्वारा बताया गया कि जो फिरौती हेतु इनके द्वारा कॉल किया गया था वो पुलिस को भ्रमित करने के लिए किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य जो बच्चा था, बच्चे के साथ कुकर्म का था और फिरौती का इनका किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं था। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकता हुआ महिला का शव मिला है। पूरा मामला कायमगंज कोतवाली के गांव घसिया चिलौली का है। घर के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव लटकता हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही मायके पक्ष के लोगों ने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया है, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव लटकते हुए मिला। पूरा मामला ये कायमगंज का कोतवाली का बताया जा रहा है, जहां एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के कमरे में लटकता हुआ पाया गया, जिसके बाद महिला के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है और महिला की हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। दोपहर में 12 बजे हमसे अच्छी तरह बात हुई, क्या नहीं हुई। इन लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर मेरी बिटिया को मार दिया, फांसी लगा के। बताओ, कई जंगले पेड़ों में फांसी लग जाती, बैठे बैठे कई लड़की मर जाती है। गेट लगा दिया, बाहर से निकल गए सबके सबने। अगली खबर बुलंदशहर से है। थाना बीबी नगर में गाड़ी से कुचले व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही और कार्रवाई के नाम पर सुविधा शुल्क मांग रही है। मामला करीब 2 हफ्ते पहले का है, जब एक गाड़ी ने एक व्यक्ति को बुरी तरीके से कुचल दिया था। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां लगातार 2 हफ्ते तक इलाज चलने के बावजूद व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। लेकिन घटना के 2 हफ्ते बाद भी पुलिस अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही कोई गिरफ्तारी की गई है, जिसकी वजह से मृतक के परिजन डेड बॉडी लेकर थाने पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। हालांकि थाना प्रभारी निरीक्षक ने जब दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, उसके बाद परिजन डेड बॉडी को अपने घर ले गए और उसका अंतिम संस्कार किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कादिम खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कादिम खान, 2 हफ्ते पहले एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, लगातार 2 हफ्ते के इलाज के बाद भी व्यक्ति की मौत हो जाती है, लेकिन पुलिस अभी भी इस मामले में खाली हाथ है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, आपको बता दें कि आज से करीब 2 हफ्ते पहले की बात है मैडम, जो कि टाटा गाड़ी से कुचलकर एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसकी आज 2 हफ्ते के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि बुलंदशहर के बीबी नगर थाने का यह मामला है। वहीं परिजन ने मृत व्यक्ति को थाना बीबी नगर पर लाकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा भी किया है। मैडम, आपको बता दें कि गाड़ी से कुचले व्यक्ति के उपचार के दौरान मौत हो गई है। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है
और अगर पुलिस कार्रवाई की बात भी कह रही है तो जो कि एक घिनौना चेहरा पुलिस का देखा गया है कि कार्रवाई के नाम पर पीड़ित परिवार से पैसों की मांग कर रही है, जो कि सुविधा शुल्क के नाम पर पुलिस पीड़ित परिवार से पैसों की मांग करती है सुविधा शुल्क के नाम पर। आपको बता दें कि मामला करीब 2 हफ्ते पहले का है, जो कि टाटा नेक्सो गाड़ी द्वारा एक व्यक्ति को कुचल दिया जाता है, जिसके बाद व्यक्ति ज्यादा गंभीर रूप से कुचलकर घायल हो जाता है, जिसे किसी निजी अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। लेकिन फिर भी वह व्यक्ति उपचारित होने पर भी करीब 2 हफ्ते के बाद अपना दम तोड़ देता है। जैसा कि पहले भी बता चुका हूं मैडम कि पीड़ित परिवार का सबसे पहले पुलिस पर यह आरोप है कि पुलिस के द्वारा अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कुछ अब कोई कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से? मैडम अभी तक कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक, सिर्फ एक आश्वासन दिया है। और जो कि जिसके कारण गुस्साए परिजन ने व्यक्ति के शव को लेकर थाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। कादिम, आरोपी के बारे में कोई जानकारी है आपके पास? जी मैडम, आरोपी जो वहीं का मतलब लोकल का बताया जा रहा है, आरोपी की कोई जानकारी शिनाख्त नहीं हो पाई है, पहचान नहीं हो पाई है मैडम। और कार्रवाई की अगर बात करें मैडम तो आपको बता दें कि थाना प्रभारी निरीक्षक ने दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन पीड़ित परिवारों को दे दिया है, जो कि पुलिस के द्वारा आरोपियों को खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के, जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर गिरफ्तार करने का आश्वासन परिजनों को दिया है। जिसके बाद वो डेड बॉडी लेकर मैडम धरने से उठ गए और उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कादिम इस खबर पर जानकारी देने के लिए। एक तारीख को कुछ लोग मेरे साथ ही थे, वो शराब पी के आए और मेरे साथ मारपीट करी, मेरे पिताजी के मारपीट गई। मैं थाने आया तो थाने के बाद उन्होंने धमकी देने लगे। एक का पिताजी इसमें मुंशी है थाने में, बोला मैं देख लूँगा, तेरा जो करेगा वो मैं देखूँगा, तू करना। मैं थाने में आया, आने के बाद कुछ देर बाद जाने के बाद मेरे घर गए वो गाड़ी लेके। जब मैं यहाँ कंप्लेंट करा के गया, डॉक्टरी करा के मेरे घर पहुँचे, घर जाने के बाद बदतमीजी पिताजी से करी, डंडे फायरिंग करी, पिताजी के डंडे लाठियों से मारपीट करी और ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी। और आज 15 दिन हो गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। सत्तू मुंशी हैं, उसके पिताजी हैं, जो संजय वो है उसका चौकीदार है पिताजी, वो बोल रहा और जो रामजी लाल दरोगा वो हमसे पैसे मांग रहा था और उससे पैसे लिए हैं उसने। 15 दिन हो गए, आज कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे पिताजी बिल्कुल मर गए हैं और उनको पकड़ा नहीं गया है। 15 दिन हो गए, आज कुत्तों को पकड़ा नहीं जा रहा, वे नालायक सरेआम घूम रहे हैं और हम लुट गए, पैसा बर्बाद हमारा इतना हो गया, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। हमें वे आज गिरफ्तार चाहिए, सजा चाहिए उन्हें, हमें इंसाफ चाहिए। रामजी लाल जो दरोगा है रोज हमारे घर पे आता, सुबह चाय पी के जाता और पैसे मांगता मुझसे। क्या मतलब है पैसे मांगने का उससे? वो पैसे लेगा या हमारी सेवा करेगा, हमारे साथ रहेगा? भैया हम इसलिए आए हैं कि हमारे 15 दिन हो गए हैं, अभी तक आदमी मरी गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगली खबर बांदा से है, जहां मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जहां एक युवक की धारदार हथियार से दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। ये पूरा मामला बांदा कोतवाली के बेबरू कस्बे का बताया जा रहा है, जहां पर औगासी रोड के रहने वाले एक युवक शत्रुघ्न सिंह पुत्र दिगपाल सिंह को उसी के चाचा के लड़कों ने धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की जानकारी होने पर घटनास्थल पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने घटना का जायजा लिया और तत्काल गिरफ्तारी के आदेश भी दिए। मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप चौहान ने बताया कि मनोहर और शत्रुघ्न के बीच में पैसे की लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर मनोहर ने हंसिए से शत्रुघ्न के ऊपर वार कर दिया और गंभीर हालत में CHC बेबरू में भर्ती करवाया गया, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए उसे बांदा के लिए रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। आरोपियों के खिलाफ फिलहाल अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और जिसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता साकेत अवस्थी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साकेत, एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई है, क्या कुछ अपडेट है? मैं आपको बता दूं, ये घटना जनपद बांदा के कोतवाली क्षेत्र बबेरू के कस्बे की है, जहां औगासी रोड के ही रहने वाले एक 35 वर्ष युवक है जिसका नाम शत्रुघ्न पुत्र दिगपाल सिंह है। इनका मामूली जमीनी विवाद और पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर के चाचा के बच्चों से विवाद हुआ था, जिस पर चाचा के बच्चों के द्वारा धारदार हथियार से हमला किया गया था और ये बुरी तरीके से घायल हुआ था। घटना की सूचना मिलने के उपरांत पुलिस के द्वारा इसको CHC बबेरू पे
भर्ती करवाया गया था, जहां हालत गंभीर होने के बाद इसे बांदा रिफर किया गया था और इस घायल युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया जीएल का। बिल्कुल। साकेत, क्या इस मामले में कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था, क्या और भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है? जी, जैसे घटना की जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप चौहान को होती है, वो घटना स्थल पर तत्काल में फोर्स बल के साथ में पहुंचते हैं और जो है 3 टीमों का गठन करते हैं, जिससे देर रात तक एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाती है और जो है अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए तत्काल आदेश भी दिए गए हैं, टीमें गठित हैं। बहुत जल्दी आश्वासन दिया गया है कि अन्य अभियुक्तों को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साकेत ज्यादा जानकारी देने के लिए। खबर अमेठी से है, जहां मोहनगंज थाना क्षेत्र के हसवा में जमीनी विवाद और चुनावी रंजिश में रविवार रात एक अधेड़ पर विपक्षियों ने घात लगाकर हमला बोल दिया। शोर सुनकर जब परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, अधेड़ घायल अवस्था में मिला। आनन फानन में परिजनों ने घायल को तत्काल CHC तिलोई ले गए, जहां पर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही गुरबख्श पासी ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों ने मोहनगंज थाने में कई लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर हो रही है, लेकिन प्रशासन कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कोरोना नियमों की सख्ती से पालन करवा रहा है। इस क्रम में लोकमंच न्यूज के संवाददाता मोहसिन खान ने आगरा GRP SP रेलवे मुश्ताक अहमद से खास बातचीत की। SP रेलवे मुश्ताक अहमद का कहना है कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन, राजा मंडी स्टेशन पर GRP और RPF की पैनी नजर है। जो भी यात्री सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा उसका चालान किया जाएगा। लोकमंच से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। ताजनगरी आगरा में लॉकडाउन अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन बात की जाए रेलवे से जुड़े ट्रेनों की तो आगरा कैंट, आगरा फोर्ट और राजा मंडी स्टेशन से ट्रेनों की क्या कुछ तैयारियां हैं, इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आगरा GRP SP रेलवे मुश्ताक अहमद। हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं जो यात्री वगैरह सफ़र करते हैं और वो किस तरीके से सरकारी गाइडलाइन का पालन करेंगे और GRP की किस तरीके से नज़र रहेगी। सर, आपका वेलकम है लोकमंच न्यूज़ चैनल में। थैंक यू। सर, किस तरीके से यात्रियों पर नज़र रहेगी सर, जो यात्री आ रहे हैं ट्रेनों के अंदर? देखिए, उसके लिए जो है हमने एक रणनीति बनाई है कि जो भी लोग ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं सभी का प्रॉपर रूप से जो है वो मास्क पहने रहें, हाथों को लगातार सैनिटाइज जो है वो करते रहें और जो भी ट्रेन के अंदर जो है बिना टिकट का कोई भी व्यक्ति जो है वो एंट्री ना करे। इसके लिए गेट पे पर्याप्त फोर्स जो है वो भी लगाई गई है। इसके अलावा जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी जो है रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है, जिसमें RPF और GRP के द्वारा लगातार सहयोग जो है वो किया जा रहा है। लगभग कितनी ट्रेन चालू करने का फैसला लिया गया है बताऊँगी? देखिए, एग्जैक्ट फिगर तो अभी मेरे पास एक बार देख करके मैं आपको बताऊंगा। ऑलरेडी जितनी भी ट्रेनें पहले से जो चल रही थी वो ट्रेनें तो चल ही रही हैं। इसके अलावा कुछ और ट्रेनें जो हैं वो इसमें बढ़ी हैं, जैसे झांसी के लिए बढ़ी हैं, कुछ अजमेर के लिए बढ़ी हैं। जितनी भी ट्रेनें हैं सभी यात्रियों की यात्रा जो है वो सुरक्षित रहे और साथ ही कोविड के गाइडलाइंस का पालन भी हो, इसका जो है इसको सुनिश्चित करवाया जा रहा है। देखा आपने क्या कुछ कहना था आगरा से GRP रेलवे मुश्ताक अहमद जी का। आगरा से लोकमंच न्यूज़ के लिए मोहसिन खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।